प्राइस एक्शन नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है प्राइस एक्शन कैसे काम करता है और प्राइस एक्शन किस तरीके से बेटर है और ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है। अगर आप एक ट्रेडर हैं और प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और किस तरीके की स्ट्रैटेजी आपकी प्राइस एक्शन के अंडर आती हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा देखिएगा वीडियो, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से समझ आ पाए। और साथ ही साथ सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके के वीडियोस देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। मेरा नाम है परवीन और आप देख रहे हैं एल्गो क्रैब का ट्रेडिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसमें कि आप इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं करते, बल्कि ब्रेकआउट्स का यूज़ करते हो। इंडिकेटर्स का यूज़ करे बिना ब्रेकआउट्स का यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं हम प्राइस एक्शन। अब ब्रेकआउट्स किस तरीके के होते हैं? अलग अलग तरीके के ब्रेकआउट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करना, क्योंकि ट्रेडर्स जो होते हैं वो फ्रीक्वेंट ट्रेड्स करते हैं, वो ज़्यादा ट्रेड्स करते हैं और उनके लिए प्राइस एक्शन को जानना और प्राइस एक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आप देखेंगे तो बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है, सब लोग प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि प्राइस एक्शन क्या है और कैसे उसको यूज़ करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर्स यूज़ नहीं होते। इंडिकेटर्स यूज़ इसलिए नहीं होते क्योंकि इंडिकेटर्स हमेशा लैगिंग करते हैं। यानी कि जब मान लीजिए आपका मार्केट चल रहा होता है, एक फ्लो में जा रहा है, एक ट्रेंड में नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने के बाद मार्केट ऊपर आना शुरू होता है, तो काफ़ी टाइम बाद आपको उसका जो ट्रेंड है वो समझ में आता है, क्योंकि वो बॉटम से लेके जो जहाँ तक ट्रेंड चेंज होता है इंडिकेटर के हिसाब से, उस लेवल तक का मूवमेंट जो है वो आप मिस कर चुके होते हो। दूसरा, प्राइस एक्शन में आपका कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करना होता, जबकि अगर आप इंडिकेटर का यूज़ करते हो तो मोस्टली आपको कैंडल क्लोज का वेट करना होता है कि भाई ये कैंडल क्लोज होगी, उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। तो कैंडल क्लोज का वेट करते करते कई बार मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, एक ही कैंडल में इतना ऊपर चली जाती है कि उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है कि बाय करा जाए या सेल करा जाए, तो वहाँ पर भी कन्फ्यूज़न होती है। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ जो कि ट्रेडर्स करते हैं और नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कई बार ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई फॉल्स सिग्नल से बचने के लिए हम मल्टीपल इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि फॉल्स सिग्नल जो होते हैं वो हमारे उसमें से चले जाते हैं। तो अगर आप मेरी बात सुनोगे अभी जो मैं आपको बताऊंगा, तो मुझे लगता है कि फिर आप अपने जो एनालिसिस करते हुए जो इंडिकेटर्स यूज़ करते हो इतने ज़्यादा, उनको यूज़ करना बंद कर दोगे। बेसिकली क्या होता है कि ट्रेडर्स क्या कहते हैं कि फिल्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि हम एक इंडिकेटर के साथ काम करते हैं तो हमें एक ही इंडिकेटर मिलता है, लेकिन अगर हम 2-3 इंडिकेटर्स के साथ काम करते हैं तो हमें एक कन्फर्मेशन मिल जाती है, 2-3 इंडिकेटर एक साथ आपको ट्रेंड बता रहे होते हैं। तो ऐसा है दोस्तों, इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एक मैथमेटिक कैलकुलेशन पे काम करते हैं, और आपने देखा होगा हर एक इंडिकेटर का एक पैरामीटर होता है। जैसे मूविंग एवरेज यूज़ करते हो तो 14 पीरियड की मूविंग एवरेज लगाते हो, RSI 14 पीरियड की लगाते हो। अगर आप अलग अलग पीरियड की RSI या मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, उनके पैरामीटर्स जो आप यूज़ करते हो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ, वो पैरामीटर फास्ट या स्लो हो जाते हैं। फास्ट या स्लो से मेरा मतलब ये है, अगर फास्ट होंगे पैरामीटर, जैसे मूविंग एवरेज में आप 14 का यूज़ करते हो, 14 की जगह आप 4 का यूज़ करने लगोगे तो आपको सिग्नल्स ज़्यादा मिलने लगेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 14 को 24 कर दोगे तो आपको सिग्नल कम मिलने लगेंगे, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा, उसका मतलब ये है, जैसे आप मान लीजिए 3 मूविंग एवरेज यूज़ करते हो, एक 14 पीरियड की, एक 25 पीरियड की, एक 50 पीरियड की, और आप कहते हो कि अब यहाँ पर मैं कन्फर्मेशन से सिग्नल लूँगा, तीनों में जब मेरा बाय आएगा तो मैं बाय करूँगा और तीनों में जब मेरा सेल आएगा तो मैं सेल करूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरे फॉल्स सिग्नल जो है वो यहाँ में से चले जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों आप क्या कर रहे हो, आप 50 की मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहे हो। सिर्फ जो आपने 14 की और 25 की लगाई पहले, उसका कोई लेना देना ही नहीं है आपकी स्ट्रैटेजी से, क्योंकि
आपकी स्ट्रेटजी में कंफर्मेशन कौन से इंडिकेटर पे आ रहा है? तीसरे इंडिकेटर पे। तीसरे इंडिकेटर का पैरामीटर क्या है? सबसे ज़्यादा स्लो है, जो सबसे बाद में सिग्नल दे रहा है। इसका मतलब कि आप सिर्फ उसी इंडिकेटर के ऊपर काम कर रहे हो, बाकी के इंडिकेटर पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से अपना ट्रेडिंग करते हो या आपका ये तरीका है, तो मुझे लगता है कि आपको बदल देना चाहिए। अगर आप इंडिकेटर ही यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंगल इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, उसके पैरामीटर से भी ट्रेड कर सकते हैं। मल्टीपल इंडिकेटर्स लगाने का, कई बार हम लोगों के चार्ट्स में देखते हैं, कई बार हम लोग हमें अपना स्ट्रैटेजी दिखा रहे होते हैं या कुछ डेवलपमेंट के लिए कॉल करते हैं तो हमें बता रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कौरव हैं और उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह बना रखा है चार्ट के अंदर कि अब मार्केट इस चक्रव्यूह से निकल ही नहीं सकती। तो मार्केट दोस्तों अभिमन्यु है और वो किसी भी चक्रव्यूह से निकलना जानती है। तो आप ये सब ना लगाएं तो ज़्यादा ही अच्छा है। अगर आपको इंडिकेटर करना है तो एक इंडिकेटर पे यूज़ कर सकते हो, 3 4 5 6 10 का फिल्टर लगाने से कुछ नहीं होता, बस फास्ट और स्लो पैरामीटर्स में फ़र्क आता है। बहरहाल हम बात कर रहे थे प्राइस एक्शन के बारे में, तो हम अपने टॉपिक पे बने रहते हैं और इस सब पे चर्चा हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। तो अब प्राइस एक्शन दोस्तों किस तरीके का होता है? अब उसमें आप यूज़ कर सकते हो टाइम रेंज ब्रेकआउट का, या फिर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो पीवेट पॉइंट्स का, या फिर आप कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 5-6 तरीके के अलग अलग बता दिए, इनमें मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ और तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको चार्ट की तरफ भी लेकर चलूँगा और वहाँ से भी समझाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम रेंज ब्रेकआउट और जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये दोनों एक ही तरीके की स्ट्रैटेजी हैं, ठीक है। लेकिन जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है उसमें क्या करते हैं ट्रेडर्स कि एक ओपनिंग का जो रेंज है, मतलब एक कैंडल, मतलब 5 मिनट का चार्ट लगाया है तो 5 मिनट या 15 मिनट जो भी चार्ट लगाते हो, उसका पहला कैंडल का ब्रेकआउट जो भी कैंडल करेगी, चार्ट में मैं आप दिखाऊंगा जब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, जो भी कैंडल करेगी उस पर आप ट्रेड लेते हो, बाय का या सेल का। ऐसे ही जो टाइम रेंज ब्रेकआउट है उसमें क्या होता है कि उसमें हम एक स्पेसिफिक पीरियड सिलेक्ट कर देते हैं, जैसे 10 बजे से 12 बजे तक, या 8 बजे से 10 बजे तक, या 9 बजे से 10 बजे तक, इस तरीके से। तो जो हम पीरियड सेट करते हैं उस पीरियड का हाई और लो कैप्चर कर लेते हैं, और उस हाई के ऊपर मार्केट जाती है तो बाय करते हैं, लो के नीचे मार्केट जाती है तो सेल करते हैं। ये हो गया सिंपल फार्मूला। उसके अलावा जो लोग पीवेट पे ट्रेड करते हैं वो क्या करते हैं कि अगर मार्केट पीवेट के ऊपर जाती है तो इमीडिएटली वो बाय कर लेते हैं, और उसके बाद उन टारगेट के रूप में वो रेजिस्टेंस लेवल्स को यूज़ कर लेते हैं, और स्टॉप लॉस के लिए वो सपोर्ट लेवल को यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से भी ट्रेडिंग करते हैं। मान लो मार्केट चल रही है रेजिस्टेंस 1 के ऊपर तो वो बाय कर लेंगे, तो उस वक्त पे वो पीवेट पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देंगे। उसके अलावा आता है चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न में ब्रेकआउट्स के लिए लोग अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर हो गया आपका, ठीक है, कप एंड हैंडल हो गया आपका, फ्लैग हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग उनको चार्ट के पैटर्न्स को लोग यूज़ कर लेते हैं और उसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग को अंजाम देते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो उसमें भी आपको अलग अलग पैटर्न मिल जाते हैं, 3 कैंडल का, 2 कैंडल का, 1 कैंडल का, जैसे आपका मोरूबोजू हो गया, या बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग हो गया, मदर एंड बेबी का कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो अलग अलग आपके कैंडलस्टिक के पैटर्न होते हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेकआउट के लिए। इन शॉर्ट आप इंडिकेटर्स को यूज़ नहीं करते बल्कि आप प्राइस मूवमेंट का यूज़ करते हैं, और प्राइस मूवमेंट के अकॉर्डिंगली आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट अब आपके हिसाब से अप जा सकती है कि डाउन जा सकती है। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं बताना आपको भूल गया वो होती है ट्रेंड लाइन। कई लोग ट्रेंड लाइन का भी यूज़ करते हैं और ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम भी करती है। टाइम रेंज ब्रेकआउट, प्राइस रेंज ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं दोस्तों। तो अब चार्ट की तरफ चलेंगे और मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा। तो अभी आपके सामने चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। इस चार्ट में आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी का चार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स मैंने चालू किया है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की। तो उसमें होता है, देखिए यहाँ पर मार्केट शुरू हुई है आपकी 9:15 बजे, ठीक है। तो अगर आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट यूज़ करोगे तो हमने 15 मिनट का कैंडल यूज़ कर रखा है। तो आप क्या करोगे, जो 15 मिनट की कैंडल है, पहली कैंडल, ठीक है, उसी को आप कंसीडर करोगे, और अगर उस कैंडल के ऊपर मार्केट जाता है तो आप बाय करोगे, उस कैंडल के नीचे मार्केट जाता है तो आप सेल करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, हाँ प्राइस रेंज ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
कि मैंने रेंज बना दी, ठीक है। ये प्राइस रेंज है, पहली कैंडल की रेंज है 15 मिनट की, जिसके आपका हाई है 24,591 और लो है 24,385.50। तो अगर ये जो लेवल है, इन लेवल के ऊपर या नीचे मार्केट जाएगी तो आपका बाय या सेल का ट्रेड होगा। जैसे आप इस चार्ट में देख पा रहे हो कि अगली कैंडल जो है उसके ऊपर जा रही है, तो जब ऊपर जा रही है तो आपको बाय का ट्रेड हो गया। बाय के ट्रेड में स्टॉप लॉस किस तरीके से रखेंगे, वो स्टॉप लॉस रखते हैं उस कैंडल का लो। अगर हमारा सेल का सिग्नल आएगा तो हम रखेंगे स्टॉप लॉस उस कैंडल का हाई, ठीक है। इस हिसाब से अपना ट्रेडिंग होता है। तो ये हो गया आपका ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बड़ा आसान सा है, उसमें सिंपली आपको क्या करना है, रिवाइज करा देता हूँ। आपको कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट लगाना है, उस टाइम फ्रेम का चार्ट लगाने के बाद कैंडल का हाई लो कैप्चर करना है। अगर हाई ब्रेक होता है तो बाय, लो ब्रेक होता है तो सेल, सिंपल, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी स्ट्रेटजी है उसको मैंने बताया प्राइस रेंज ब्रेकआउट, सॉरी टाइम रेंज ब्रेकआउट। तो टाइम रेंज ब्रेकआउट में क्या है, उसमें हम एक टाइम डिसाइड कर लेंगे। जैसे इसमें हमने 15 मिनट का करा है, उसमें भी ऐसे ही होता है। अगर आप 15 मिनट करोगे तो वो भी ऐसी काम करेगी। अगर आप बढ़ाना चाहते हो या आप कोई और टाइम देना चाहते हो, मतलब मार्केट ओपनिंग के टाइम नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो कोई और टाइम पे लो आप, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मान लो आपने ये टाइम सेट करना है यहाँ पे, मान लो आप ये कोई टाइम है 9:15 बजे से लेके, या मान लो 10 बजे से लेके 10:30 बजे का टाइम है, तो आपने ये टाइम डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ट्रेड करना है। तो ये टाइम यहाँ पे सेट हो गया। अब ये टाइम आपको दिख रहा है, इस टाइम के जो भी कैंडल हाई या लो ब्रेक करेगी पीरियड को ख़त्म होने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने 9:15 से 10 बजे का टाइम लगाया, तो उससे बीच की जो कैंडल्स हैं उनका हाई और लो कैप्चर हो जाएगा। अब उसका हाई ब्रेक होगा तो बाय, लो ब्रेक होगा तो सेल। इसमें फ़ायदा दोस्तों ये है कि एक तो जैसे मैंने बताया आपको, कैंडल क्लोजिंग वाला जो फंडा है ना, वो कई बार मार्केट में आपकी ट्रेड्स में आने वाले प्रॉफिट को ख़त्म कर देता है। क्योंकि जैसे ही आप वो ऊपर कैंडल जाके मार्केट आपका कैंडल क्लोज करती है, आप ट्रेड लेते हो और उसी कैंडल के अगले दिन फिर लाल हो जाती है, और वो लाल हो जाती है तो उससे हमारा पोर्टफोलियो लाल हो जाता है। और जब पोर्टफोलियो लाल हो जाता है तो आपको पता ही है नुकसान तो कौन झेलेगा, नुकसान कोई नहीं झेलता। तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो, प्राइस रेंज ब्रेकआउट में और आपका ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में। यहाँ पे दोस्तों मैं कंफ्यूज भी हो रहा हूँ, कई बार प्राइस रेंज ब्रेकआउट बोल रहा हूँ, कभी मैं टाइम रेंज ब्रेकआउट बोल रहा हूँ। एक्चुअली दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि उस टाइम का प्राइस जो ब्रेक होता है उसको ट्रेडिंग करते हैं। तो सिंपल और सिमिलर सी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप समझना चाहो तो आप प्राइस रेंज ब्रेकआउट को और टाइम रेंज ब्रेकआउट को एक ही चीज़ समझ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा होता है पीवट लेवल्स। तो पीवट लेवल्स पे लोगों को कैसे ट्रेड करनी होती है, पीवट लेवल निकालने के लिए, स्टैंडर्ड पीवट के लिए प्रीवियस डे के कुछ डेटा की ज़रूरत पड़ती है, उससे आपका पीवट निकलता है। आपको उतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे अगर मान लो ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप पीवट लिखेंगे तो आ जाएगा पीवट का इंडिकेटर, ठीक है। ये यहाँ पर पीवट पॉइंट, सुपर ट्रेंड, पीवट पॉइंट ये आ गया, ठीक है। इसको हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको लाइंस दिखाई दे रही होंगी, इसकी क्या नाम है, रेजिस्टेंस की ऊपर वाली, और नीचे आ रही है सपोर्ट की लाइन, ठीक है। इसमें पीवट की लाइन दिखा नहीं रहा है, ठीक है। पीवट की लाइन वाला ढूंढते हैं, दूसरा कोई और होगा तो मैं आपको समझा पाऊँगा। या तो इसमें देखते हैं पीवट देने का ऑप्शन है कि नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है, दूसरा ढूंढते हैं। हाँ जी, तो इसमें है दोस्तों पीवट, आप देख सकते हो इसमें पीवट भी है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, रेजिस्टेंस 1, 2, 3 सब दे रखे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब मार्केट खुलती है तो किधर खुली है, पीवट के ऊपर खुली है, नीचे खुली है, नीचे खुली है तो सेल कर सकते हो, ऊपर खुली है तो बाय कर सकते हो, या फिर किसी भी लेवल के यानी रेजिस्टेंस के ऊपर खुली है तो आप बाय कर सकते हो, नीचे खुली है तो सेल कर सकते हो, या उस हिसाब से मूवमेंट इधर की साइड जा रही है उधर की साइड के आप ट्रेड कर सकते हो, और उसके बेसिस पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये है पीवट के बेसिस पे ट्रेडिंग करना। पीवट में सिंपल सा मैंने बताया, मार्केट जिधर भी है उसके ऊपर जो लाइन आ गई आपकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की, वो लाइन है। पीवट की लाइन भी एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का ही काम करती है, ठीक है। अगर उसके ऊपर मार्केट है तो वो बाइंग में है यानी स्ट्रॉन्ग जोन में है, उसके नीचे है तो फिर वीक जोन में है। उस तरीके से आप कर सकते हो। उसके अलावा जो पैटर्न्स मैं बता रहा था आपको, वो पैटर्न्स के लिए इंडिकेटर शायद से मिल जाता होगा, आप सर्च कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू में, अदरवाइज वो चार्ट में देख के ही पैटर्न को पता लगा सकते हो आप। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कोई पैटर्न अगर इसमें दिखता है तो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक
डबल बॉटम बन रहा है इस तरीके से, ये डबल बॉटम डब्ल्यू की टाइप बनता है, उसको डबल बॉटम कहते हैं। डबल बॉटम के ऊपर अगर मार्केट जाती है, वो ब्रेक करती है हाई या लो, तो आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर हाई ब्रेक हो रहा था, उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट कितना ऊपर जा रही है। तो इस तरीके से आप पैटर्न को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कैंडल्स को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये सब पैटर्न और कैंडल बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं आपको बेसिक बता दिया है कि प्राइस एक्शन किस तरीके से होता है। तो मैं दोबारा से रिवीजन कर देता हूँ। टाइम रेंज ब्रेकआउट हो गया आपका, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हो गया आपका, पीवेट्स हो गया आपका, ट्रेंड लाइन हो गया आपका, उसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया। ब्रीफली मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा एक एक का, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना बड़ा करने जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सारा कुछ लेके, तो अलग से वीडियो बना दूंगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर टाइम रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो ऑलरेडी या करना चाहते हो, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो जिसका नाम है एल्गोक्रैब। जब आप एल्गोक्रैब पर जाते हो तो वहाँ आपको प्राइस रेंज ब्रेकआउट के लिए स्ट्रैटेजी मिल जाएगी इंट्रामैक्स, ठीक है। इंट्रामैक्स स्ट्रैटेजी प्राइस रेंज ब्रेकआउट पे काम करती है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, 6 दिन का ट्रायल ले सकते हो। और कोई कन्फ्यूज़न या कोई क्वेरी रहे तो हमें कॉल कर सकते हो। हमारे चैनल पे आपको हमारे एड्रेस मिल जाएंगे और मोबाइल नंबर भी मिल जाएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगे, स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे आपको। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो स्ट्रैटेजी को, ठीक है। मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। देखो, इन डेप्थ में आपको बता नहीं सकता एक वीडियो में, क्योंकि उसमें बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज लगता है और सारी चीज़ें बताने में टाइम भी लगता है। अभी एक वीडियो ही अगर मैं 6 घंटे की बना दूंगा तो फिर तो आप देखोगे नहीं। तो धीरे धीरे मैं आपको अलग अलग वीडियोस में दिखाता रहूँगा किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। लाइव में आपको ट्रेडिंग भी करवा के दिखानी है तो मैं आपको वो भी करवा के दिखा दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी। अगर आपको क्लियर होगी तो एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, मुझे लाइक भेज दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।